राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान सजाना चाहते हैं नफरत के इस बाजार में। अब आज जब पवन खेड़ा का स्टेटमेंट आया है कि हम सत्ता में आएंगे तो बीजेपी के नेता बिना सुरक्षा सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। अब ये बता दीजिए कि इस बयान के साथ पवन खेड़ा बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात का विरोध कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, देखिए, मुझे इस चीज को लेके बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि पवन खेड़ा जी ने जो ये बयान दिया था, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो पेपर लीक के मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे थे, वही पेपर लीक जिसमें आज अब भी आपने अपने बुलेटिन में दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र में एक जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है वो फिर से पेपर लीक हो गया। यानी नीट का पेपर का जो आक्रोश था वो रुका ही नहीं था कि अभी एक और पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में, वही महाराष्ट्र जहां पे इनकी सरकार है। तो आप सोचिए कि पेपर लीक के मसले पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किरण रिजिजू जी का एक जवाब उस पर नहीं आया कि पेपर लीक पे वो क्यों नहीं रोक पाए। ये जवाब उनका नहीं आ पाया किरण रिजिजू जी का कि कैसे सीबीएसई ने जो है अपने ही लोगों को ठेका देने का काम किया। ये जवाब नहीं आ पाया कि उनके राज्य में 90 पेपर लीक 48 रीटेस्ट क्यों हो गए, तो इसका जवाब उनके पास नहीं आया। और यही हम पिछले 12 साल में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके विषय पे जो आपने यहाँ पे सवाल पूछा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि पवन खेड़ा जी ने जो कहा उसमें क्या गलत उन्होंने कहा। यहाँ पे उन्होंने तानाशाही की जो उन्होंने बात की थी, 12 साल की इमरजेंसी की। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर यूपी में जो है एक पत्रकार मिड डे मील पे एक्सपोज करता है सरकार को और योगी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो ये इमरजेंसी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार इनसे सवाल पूछता है और उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है एलजी के माध्यम से, क्या वो जो है इमरजेंसी नहीं है? अगर ईडी सीबीआई जो है वो बिजनेसमैन जो उद्योगपति उनके घर पे रेड करती है और फिर वो चंदा देता है और रेड रुक जाती है, तो वो घोषित इमरजेंसी नहीं है। अगर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ पाए, तो ये जो है इमरजेंसी नहीं है। अगर 153 ऑपोजिशन के एमपीज को जो है आप सस्पेंड करके 3 कानूनों को पारित कर देते हैं, तो क्या ये जो इमरजेंसी नहीं है? अब आप बात कर लेते हैं जो यहाँ पे पवन खेड़ा जी ने कहा था। मुझे आप सब बातें को छोड़ दीजिए, एक चीज बताइए, अभी कुछ दिन पहले जब टीएमसी के नेताओं पे जो है आक्रमण हो रहा था, फिर चाहे वो बता अभिषेक बैनर्जी की, कर लीजिए कल्याण बैनर्जी के, बीजेपी के नेता अपने खुद के बयान सुन ले, क्या कहते थे कि जब पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से हुए। यही बात कहते थे कि जब आपने नफरत बोया है, लोगों को वो किया है, तो लोगों का आक्रोश सही है। अब आप किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको अगर आप आतंकवादी पाकिस्तानी कहेंगे, उन पे 750 किसान शहीद हो जाएंगे। मोदी जी, अंश, कमिंग बैक टू माय मेन क्वेश्चन, मैं बहुत सीधी सी बात आपसे पूछ रही हूं। कांग्रेस सत्ता में आई, जब भी आएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कभी भी आ सकती है, जब सत्ता में आएगी तो क्या करेगी कांग्रेस? जब बीजेपी के नेता सड़क पर निकलेंगे तो बिना सुरक्षा क्या कर लेगी कांग्रेस, ये बताइए। सुरक्षा यानी हम लोग तो उनको सुरक्षा देना, हम तो सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं क्या पूछ रही हूं आपसे, मैं क्या पूछ रही हूं आपसे, मैं जो पूछ रही हूं, मुझे उस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस सत्ता में आई और बीजेपी के नेता सड़कों पर जब निकलेंगे बिना सुरक्षा, तो कांग्रेस क्या करेगी उनके साथ? हम तो उनको जो है बचाव करेंगे। अब ये जो है, अब सच्चाई है कि लोगों के अंदर इसका आक्रोश है। हम लोग तो अब थोड़ी ना कह रहे, अब लोगों पर आप शिफ्ट हो गए, आप लोगों पर शिफ्ट हो गए, आप लोगों पर शिफ्ट हो गए। नहीं नहीं, पूरा बोलने दिया मैंने आपको, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, पूरा बोलने दिया। आपसे 3 बार मैंने वही सवाल पूछा और आपको पूरा बोलने दिया। मैंने ये पूछा कि आप क्या करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, लेकिन पवन खेड़ा जी के बयान से कहीं भी नहीं लगा कि वो सुरक्षा देंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात है, चलिए, आपको नहीं लगता कि पवन खेड़ा ने कुछ भी गलत कहा? आपको नहीं लगता ना कि पवन खेड़ा ने कुछ भी गलत कहा? अगर पवन खेड़ा ने, सिंह साहब, कुछ भी गलत नहीं कहा और जनता में इतना आक्रोश है आप लोगों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कि विपक्ष अभी अभी गिना रहा है, कांग्रेस अभी अभी गिना रही है, तो अगर पवन खेड़ा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, तो आपका फिर ये आधार किस बात का कि ये कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे? क्योंकि ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते और धमकियां देने पर उतारू हो गए हैं। क्यों लगता है फिर आपको, सिंह साहब? नहीं पूर्णिमा जी, अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने भी खुद भी स्वीकारा और वैसे भी दोबारा भी हम कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तब ना इस तरह की चीजों को करेंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो घोषणा कर चुके हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को कुचलेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 1984 की तरह दंगा कराएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो देश में इमरजेंसी लगाएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे,
हम जब सत्ता में आएंगे तो भागलपुर जैसे दंगे कराएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो संविधान की हत्या करें। ये तो खुद स्वीकार रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और फिर एक बार कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आने वाली। क्यों सत्ता में आएंगे? सत्ता में आएंगे तो किसने नहीं देखा, ये इनका वास्तविक चरित्र है जो इनके नेता ने कहा, जो वर्तमान में इनके जो है प्रवक्ता यहाँ करे। कौन नहीं देखा है? पुलिस क्या कर ली जब ये इमरजेंसी लगा? पुलिस क्या कर ली जब गांव में वो पता नहीं कौन सा एक नसबंदी कानून लेकर आए थे? लोग जाके, पुलिस बचा पाती थी क्या? लोग जाके जंगलों में रहते थे, लोग जाके बागीचे में रहते थे, लोग जाके खेतों में रहते थे। तो तानाशाही प्रवृत्ति और तानाशाही वृत्ति ये तो सब लोगों ने देखा है कि इसी तरह का कार्य करते हैं। जब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप चुनाव हार गई हैं, तो इन लोगों ने कहा अरे हम गांधी परिवार के रहने वाले हैं, हम कैसे सत्ता छोड़ दें, सत्ता ही हमारे लिए बना हुआ है। आज भी कह रहे हैं। तो एक कहावत है कि यदि होता किन्नर नरेश का, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, तो साहब वो कभी नरेश, राजा और पता नहीं क्या क्या ये सपने सपने रह जाएंगे। क्योंकि वास्तविक चरित्र सब लोग आपका देखे हैं कि प्रेस वालों को जेल में डाल दीजिए, सीधे इमरजेंसी लगा दीजिए, संविधान को तो खतरे में डाल दीजिए। अरे भैया, प्रेस वालों को जेल में डालने का काम आप कर रहे हैं, मैंने इंसिडेंट गिनाए ना, कुछ कर पाए क्या? खंडन इसीलिए कहा जा रहा है, हम दोबारा भी कह रहे हैं, योगी पुलिस गलत कर रही है, योगी की पुलिस गलत कर रही है, बताइए खंडन सत्ता में आएगी जब उसने अपने घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा कर दी कि हम हाथ में केवल संविधान लहराएंगे और बाद में संविधान की हत्या करेंगे। तो कौन ऐसे लोगों को मुझे लगता है सत्ता में ले आने का कार्य करे? जनता को सत्ता में ले आने का कार्य करेगी। और किसने नहीं देखा है इनके तांडव नृत्य को? नहीं, लेकिन सिंह साहब ऐसा नहीं लगता, सिंह साहब ऐसा नहीं लगता कि दल कोई भी हो, सिंह साहब ऐसा नहीं लगता कि दल कोई भी हो, भाषाई मर्यादा तो सबके नीचे गई है, सबकी नीचे गई है, चाहे कोई भी हो। लोकतंत्र में बहस कीजिए, वाद विवाद हो, सवाल उठे, सवालों का जवाब दीजिए, टकराव हो, वो सब ठीक है, लेकिन भाषाई मर्यादा क्यों सारे दलों के नीचे गिरती जा रही है? बात यह है ना। अभी आप इनका एग्जाम्पल कोट करेंगे, ये चार आपके उठा के बता देंगे, तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है ना। सिंह साहब जवाब दीजिए। पूर्णिमा जी मुझे 5 सेकंड का मौका दीजिए। बस आ रही हूँ। पूर्णिमा जी, कहा जाता है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो कहा जाता है कि कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोहे। कौन नहीं देखा है कांग्रेस को? कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस का चरित्र भी कह रहा है, कांग्रेस का स्वभाव भी कह रहा है, कांग्रेस का इतिहास भी बता रहा है कि कांग्रेस ने ऐसे ही काम किया, प्रदेश को कई भागों में बांटने का कार्य किया, जातियों को लड़ाने का कार्य किया, धर्म को लड़ाने का कार्य किया, संविधान को बदलने का कार्य किया, देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य किया। ये वास्तविक चरित्र है कांग्रेस का। हम लोग इस पे मलाल ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई देश की जनता इसीलिए नहीं ले आने देगी क्योंकि इन्होंने अपने वास्तविक चरित्र को बता दिया कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम पहले भी संविधान को नहीं माने थे और अब भी संविधान को नहीं मानेंगे। इसमें पूर्णिमा जी भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? ये तो इनका वास्तविक चरित्र और जनता के सामने उस चरित्र का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले भी चुनी हुई सरकारों को गिराई, कांग्रेस ने पहले भी देश में दंगा कराया, सिखों की हत्याएं कराई, और आज भी अगर कभी कांग्रेस जहां पे भी आ जाती है, आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस आ गई है क्या करती है, हिमाचल में कांग्रेस आ गई है क्या करती है। तो कांग्रेस का एक ये स्वाभाविक चरित्र है कि वो एक विशेष धर्म के तुष्टीकरण का कार्य करेंगे, हिंदुओं के बारे में अपशब्द कहेंगे, तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से जोड़ेंगे। अंश जवाब देंगे जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी अशोक जी। ठीक है, पहले जवाब ले लेती हूँ। अंश बोले। पूर्णिमा जी मुझे समझ में नहीं आया, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी खुद की पार्टी की बुराई कर रहे थे या कांग्रेस पे कोस रहे थे? मुझे आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे ये कांग्रेस कुछ और गया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बात हो चुकी थी, सुन लीजिए वो नीट पे कर रहे थे। सच्चाई क्या है कि बात यहाँ पे ये है पूर्णिमा जी की चुनी सरकारों को गिराने का काम किसने किया? चाहे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, 18 में आप असम में देख लीजिए,
हिमाचल में गिराने का प्रयास किसने किया? आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, तो चुनी सरकारों को गिराने का काम आप लोग कर रहे हैं साहब। यहाँ पे अगर पार्टियों को तोड़ने की बात करें तो आप करें, लोगों को धन जाति के नाम पे आप लोग बांट रहे हैं। मोदी जी का खुद का बयान देख लीजिए, जब वो 80-20 की बात करते हैं धर्म के नाम पे आप बांट लेते हैं। जब आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर यूपी में ये कहती हैं कि भैया मुस्लिमों पे अलग वोट होना चाहिए, तो धर्म के नाम पे आप लोग बांटते हैं, जातियों के नाम पे आप लोग बांटते हैं। राजस्थान जाएंगे तो वहां पे गुजर